नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। इंडिया गेट पर केंद्र सरकार की दूसरी सालगिरह का जश्न। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार की उपलब्धियों का बखान। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों समेत बॉलीवुड की हस्तियां शामिल। एनडीए शासन में निराशा और उदासी का माहौल। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दी सरकार को बड़े फैसले लेने की चुनौती। कृषि और कारोबार समेत सभी मोर्चों पर नाकामी का आरोप। तमिलनाडु में तीसरी बार रद्द हुए विधानसभा सीटों पर चुनाव। अरवा-कुरिची और तंजावुर सीटों पर 150 करोड़ रुपए और 2 लाख धोती बांटने का आरोप। चुनाव इतिहास में पहली बार दोबारा रद्द हुए चुनाव। 12वीं के बाद 10वीं के नतीजों में भी लड़कियों ने मारी बाजी। सीबीएसई बोर्ड के परिणामों का ऐलान। तिरुवनंतपुरम में सबसे बेहतर नतीजे। और बूंद बूंद पानी के लिए तरसे बाड़मेर के 2200 से ज्यादा गांव। 16 साल में 14 बार अकाल से टूटी किसानों की कमर। बड़ी तादाद में पलायन। एनडीए सरकार के 2 साल पूरा होने पर आज इंडिया गेट पर कार्यक्रम हो रहा है। इसे जरा सा मुस्कुरा दो नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कैबिनेट के कई सदस्य इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के जरिए सरकार की उपलब्धियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जन धन योजना से लेकर फसल बीमा योजना के बारे में बताया। शो की मेजबानी आर माधवन कर रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संदेश देने वाले कार्यक्रम की मेजबानी की। 5 घंटे के पूरे कार्यक्रम को 10 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे बड़ी जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हम लोग लाए हैं कि कम प्रीमियम देके बाकी प्रीमियम सरकार देकर मदद करेगी। 1/4 प्रीमियम शायद किसान को देना पड़ेगा, उससे भी कम। और उसको जो नुकसान होगा मौसम की वजह से उसकी फसल का, वो पूरी रकम उसको मिल जाएगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो गांव में जब फसल बिगड़ती है तो किसान पैसा नहीं, ऋण उतार नहीं पाता और फिर परेशान होता है, कुछ आत्महत्या करते हैं। इस गंभीर परिस्थिति को रोके। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार के 2 साल में नई नौकरियां पैदा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। पार्टी नेता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि देश भर में निराशा और उदासी का माहौल है और 2 साल के जश्न में जनता शामिल नहीं है। कांग्रेस ने शनिवार को बुकलेट जारी कर आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की एनडीए सरकार की नाकामियां गिनाई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि कृषि से लेकर उद्योगों तक हालात खराब हैं और नई नौकरियां नहीं होने से युवाओं में रोष है। Where are the jobs? The most notable failure of the NDA government has been in job creation. The ferment in universities can be partly attributed to the bleak future faced by university graduates. पूर्व वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और इससे सरकार और आरबीआई में तालमेल की कमी दिख रही है। पी चिदंबरम ने जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। If calculated under the methodology of the old series, the estimate for 2015-16 would be about 5% and not 7.6%. The average citizens need jobs and incomes. They do not consume GDP numbers. उधर बीजेपी का कहना है कि यूपीए ने चौपट अर्थव्यवस्था सौंपी थी जिसे एनडीए सरकार ने आकर्षक बना दिया है। चिदंबरम जी इस बात पर सोचें कि उनके कार्यकाल में एक मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे बिखर गई थी, उसका जवाब वो आज दें। हालांकि जनता ने 2014 में वो जवाब उनको दे दिया है। अब उस बिखरे हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। 26 मई को एनडीए सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार जहां देश भर में अपनी उपलब्धियां बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा की 2 सीटों अरवा-कुरिची और तंजावुर के लिए होने वाले चुनाव रद्द करने की सिफारिश की है।
चुनाव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मतदाताओं को प्रभावित करने के सबूत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। आयोग ने तमिलनाडु के राज्यपाल से यह सिफारिश की है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से 8 करोड़ रुपए और 2500 लीटर शराब बरामद की गई है। इसके अलावा साड़ी, धोती और चांदी जैसे गिफ्ट भी बरामद किए गए हैं। अरबाकुरुची और तंजावुर विधानसभा सीटों पर 16 मई को होने वाले चुनाव को स्थगित करके पहले इसे 23 मई और फिर 13 जून को कराने का फैसला किया गया था। मतदाताओं को बड़े पैमाने पर धनराशि और उपहार बांटने की सूचना पर आयोग ने चुनाव से जुड़ी अधिसूचना वापस ले ली है। आयोग ने कहा है कि माहौल अनुकूल होने के बाद ही चुनाव की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस नेता वी नारायणसामी पुदुचेरी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज उन्हें नेता चुना गया। बैठक में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और महासचिव मुकुल वासनिक पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे। नारायणसामी यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थे। 19 मई को नतीजे आने के बाद से ही अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर कई दावेदार हैं। 30 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 15 सीटें और उसकी सहयोगी डीएमके को 2 सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए आज 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। अंबिका सोनी पंजाब से चुनाव लड़ेंगी। कपिल सिब्बल को उत्तर प्रदेश से उतारा गया है। कर्नाटक से ऑस्कर फर्नांडिस और जयराम रमेश उम्मीदवार होंगे। वहीं कर्नाटक से एक और उम्मीदवार का फैसला राज्य नेतृत्व करेगा। उत्तराखंड से प्रदीप टमटा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश से विवेक तनखा और छत्तीसगढ़ से छाया वर्मा उम्मीदवार होंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कश्मीरी विस्थापितों को वापस लाने का भरोसा दिया है। विधानसभा में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विस्थापितों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार के इस दावे पर सवाल उठा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र के साथ बेहतर संबंधों की वकालत की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पंडितों को तब तक कॉलोनी में रखा जाएगा जब तक वो खुद को यहाँ महफूज नहीं समझेंगे। कश्मीरी पंडित को वापस लाएंगे, उनको जॉब्स देंगे, उनके लिए यहाँ ट्रांजिट एकोमोडेशन। और जब लास्ट ईयर क्यों ट्रांजिट एकोमोडेशन इसलिए होती है कि जब यहाँ हालात इतने अच्छे हो जाएं, उसके बाद जहां उनको सिक्योर फील करें वो चले जाएं। इससे पहले चर्चा के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 1 साल में राज्य में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। मेहरबानी करके आप कम से कम इन इश्यूज पे फिर पूरी तरह से फोकस करें, एक डायरेक्शन दे दीजिए, एक विजन दे दीजिए हमें। ये खामोशी का रास्ता अपनाएं। प्रेस वाले जब आपसे पूछते हैं कमेंट के लिए तो आप वहां से कहते हो कि अभी 6 महीने हमें कुछ करने दीजिए फिर इंटरव्यू। हालांकि इस दौरान सदन में विपक्ष ने बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे को लेकर अवरोध किया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद दोनों पार्टियां सदन से वॉकआउट कर गईं। हमने आज एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि ये जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है असेंबली की, इसको सस्पेंड किया जाए और डिस्कशन किया जाए। जो फ्लड विक्टिम्स को अभी तक पूरा रिलीफ नहीं मिला, इंडस्ट्री सेक्टर में जो जिनको बहुत नुकसान हुआ है उनको कुछ नहीं मिला। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से सदन में गतिरोध हो रहा है। घाटी में सितंबर 2014 में आई बाढ़ में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि करीब 1 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीएसई के 10वीं के नतीजों में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। 96.36% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि 96.11% लड़कों ने सफलता हासिल की है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार परिणाम 1.11% कम रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजे शनिवार को घोषित किए गए। क्षेत्रवार आधार पर तिरुवनंतपुरम रीजन 99.87% के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि चेन्नई रीजन ने दूसरा स्थान हासिल किया है। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है।
अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम अंतर से जो लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे पाई गई हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत 96.36 रहा और लड़कों का पास प्रतिशत 96.11। पिछले साल के मुकाबले इस बार 10वीं के नतीजों में 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस साल सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत 96.21 है, जबकि पिछले साल 97.32% विद्यार्थी पास हुए थे। बच्चों में उत्साह का माहौल है। रिजल्ट आने के बाद एंग्जाइटी थी, पता नहीं क्या हो रहा था, बट उसके बाद अब काफ़ी खुश हूँ। 9.8 एक्सपेक्ट नहीं की थी। पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब इतना अच्छा रिजल्ट आया तो, और काफ़ी लोगों ने विश किया है। 10वीं की परीक्षा 1 से 28 मार्च तक चली थी। इस बार करीब 15 लाख विद्यार्थी CBSE की 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें करीब 9 लाख छात्र और 6 लाख से ज्यादा छात्राएं थीं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी। 2 साल का कार्यकाल कहां पर पहुंचा है 18 महीने में ये कारवां स्किल मूवमेंट का आपका? गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, दिव्यांग, इनके लिए हमने अपनी पूरी सेवा को, अपने सिस्टम को तैयार किया है। इस देश में अगर हम स्किल के तौर पर सिर्फ किसी व्यक्ति को एक भाषा ही अच्छी तरह से सिखा दें तो वो रोजगार के लायक है। खुद मैं अपने हाथ से इस देश में 1 करोड़ नौजवानों को प्रशिक्षण अगले 3 वर्षों में दूंगा। देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। वेद, पुराण और संगीत के ज्ञानी। ये पूरी सृष्टि का आधार है सारेगामापधनिसा स्वर है। पंचरचित एह अधम शरीरा, ये पूरी सृष्टि 5 स्वर के अंदर है। गायकी के हर रंग में माहिर। शास्त्र कहता है कि स्वर वर्ण विभूषित है, और उसमें ये ध्यान रखो कि रंजको जन चित्त, सुनने वाले को अच्छा लगता है कि लगे। मिलिए शख्सियत में पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Saina Nehwal, the first Indian to win a medal in badminton at the Olympics. The world number 2 ranked player is also the first Indian to win the World Junior Badminton Championships and the first Indian to win a Super Series tournament. Saina Nehwal in fact completed a hat-trick Super Series titles in 2010. That same year, she became the first Indian singles player to reach the final of the year-ending Super Series finals, defeating 2-time All-England champion and former world number 1 Tine Bown in the semis. किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवको, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। और अब खबर सूखे और जल संकट की। पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के बाड़मेर जिले को अकाल का घर और अफसरों के लिए काला पानी कहा जाता है। दशकों से बनी ये पहचान अब इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा के पानी से थोड़ी बदल रही है, मगर इस साल जिले को भयंकर सूखे और जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर के 2200
6 गांव बुरी तरह से अकाल के पंजे में फंसे हैं। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। थार की गोद में बसा राजस्थान का बाड़मेर जिला, दूर तक रेत का समंदर और पाकिस्तान से सटी सीमा। देश के बाकी जिलों की तुलना में यहाँ जिंदगी आसान नहीं। जिला मुख्यालय तक पहुँचने के लिए कुछ गांव से 180 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ता है। 16 साल में पड़े 14 अकाल ने ग्रामीणों को तोड़ कर रख दिया है। ज़्यादातर इलाका इस साल फिर गंभीर सूखे और जल संकट की चपेट में है। बायतू पंचायत के 11 गांव की 7,000 आबादी भी बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। 70% से अधिक हमारा अकाल घोषित है गांव, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सारे पानी की व्यवस्था इस गांव में नहीं हुई है, जो लोगों की हालत बहुत बेहद खराब है। पानी के लिए मीलों सफ़र करना पड़ रहा है। न पैदावार हुई है और न जानवरों के लिए चारा। ऐसे में सैकड़ों मवेशी चारे पानी की वजह से दम तोड़ रहे हैं, तो किसान पलायन को मजबूर हैं। भूमाफिया की तरह जल माफिया है, वो सारा पानी बेचने में लगे हुए, पशुओं की बुरी हालत है। कोई इंतजाम नहीं कियो है, हमारे गऊ भूख मरे, पानी है नहीं, सुविधा है नहीं, कुछ की है नहीं है, सब मर जाए भूख। सरकार ने जिले के 2206 गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में अभी तक पशु शिविर, चारा डिपो और टैंकरों से पानी की आपूर्ति का इंतजाम नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उसकी तरफ से हर मुमकिन मदद दी जा रही है। अकाल के समय में जो भी गतिविधियां प्रशासन को संचालित की जानी होती है, वो हम सारी गतिविधियां आगे बढ़ के चला रहे हैं। पूरे जिले में लगभग 1600 के करीब ऐसे पॉइंट है जहां पर हम टैंकर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। प्रशासन मानसून पूर्व तैयारियों में जुटा है, लेकिन तपती रेत के बीच किसान बारिश और सुकाल के इंतजार में आसमान की ओर निहार रहे हैं। वैसे तो अकाल और बाड़मेर का बहुत ही पुराना नाता है, लेकिन इस बार हालात बहुत ही गंभीर हैं। ना तो प्रशासन की ओर से कहीं राहत का इंतजाम दिख रहा है, न ही जानवरों के लिए कोई कैंप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर स्थिति बेहद खराब है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सब कुछ सामान्य है। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर और दूसरे शुष्क इलाकों में खेती बाड़ी और पशुपालन चुनौती भरा काम है। बारिश की मात्रा बहुत कम है और बारिश होती भी है तो अंतराल ज्यादा रहता है। कृषि वैज्ञानिकों ने हाल के सालों में खेती, पशुपालन और बागवानी के क्षेत्र में कई ऐसी खोजें की हैं जो जमीन पर उतरें तो यहाँ की बड़ी आबादी का भला हो सकता है। देश के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी तरफदार से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने खास बातचीत की। डॉक्टर साहब, जो राजस्थान की बात आती है, इसका एक बड़ा हिस्सा इवन गुजरात में भी और जगहों पर भी एरिड जोन जो कहते हैं जो है वो है, और यहाँ जो है बार बार जो है सूखा, अकाल और इस तरह की स्थितियाँ रहती हैं। आप लोग यहाँ इतना वर्षों से काम कर रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेज हैं खासतौर पर जो किसान लोग हैं उनके सामने? एक्चुअली यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पानी का है, और दूसरा चीज है जो यहाँ का मिट्टी यहाँ मिट्टी में बालू का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसका वजह से, और सॉइल एग्रीगेशन जो है एग्रीगेट बहुत कम है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम है, जिसका वजह से पानी रुकना बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए हम क्या किया है, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफ़ी जोर दिया। हम लोग काफ़ी वाटर रिटेंशन के लिए, जो वाटर रिटेंशन यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, तो वाटर रिटेंशन के लिए हम लोग काफ़ी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। यहाँ क्या क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो कैसा है और उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है? मेनली 4 क्रॉप एरिड रीजन्स में ग्रो किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग जो दे रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, नहीं तो हॉर्टिकल्चर और एग्री हॉर्टी यू कैन से, और एग्री पास्टोरल। सो ग्रासेस का ऊपर भी जोर दिया जा रहा, जो एग्री पास्टोरल सिस्टम में हम इंसिस्ट कर रहा है, जैसे उसका वजह से कम से ज्यादा माइक्रो बिल्डअप हो जाए और उससे हमारा फायदा हो। सर, एक जो बात करते हैं जो खेजड़ी है और ये यहाँ का प्राण वृक्ष कहा जाता है जो है, तो उस पर किस तरह का काम आप लोगों ने किया हुआ है?
एक्चुअली खिचड़ी के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम हुआ। उसका मेन प्रॉब्लम जो डिजीजेस है उसको कंट्रोल करने का भी कोशिश हुआ है। मौजूदा जो स्थितियां हैं उनमें बदलाव करने के लिए तो उसमें क्या कुछ करने की जरूरत है आपके हिसाब से, कि पॉलिसीज में क्या फोकस करें, क्या सजेशन? एक्चुअली हम मेनली अभी मोनोक्रॉप बेस्ड है, सो हम मोनोक्रॉप बेस्ड ना जाके अभी एग्रोफॉरेस्ट्री, हॉर्टिपास्टरल सिस्टम, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना है। और इस समय राजस्थान की पाली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, हमने देखा कितने बुरे हालात आपकी रिपोर्ट के जरिए हमने समझे हैं, और हम जानते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, इस तरह के 11 जिले हैं राजस्थान में जिन्हें मरुस्थलीय माना जाता है। हर साल यहाँ अकाल या सूखे के हालात होते हैं, लेकिन क्या कुछ स्थायी उपाय साल दर साल नजर आते हैं या फिर हालात ऐसे ही बने रहेंगे? ये जो जिन जिलों की बात की है आपने पीटी, उसमें भी खास तौर पर बाड़मेर और जैसलमेर जो है, ये इसको अकाल का घर कहा जाता है। जो है बाड़मेर में तो पिछले अगर आप देखेंगे जो है तो पिछले 16 साल में 14 अकाल पड़े हैं जो है जी, और उसमें भी जो है बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थितियां हैं यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर में। अब जैसे आप देखेंगे जैसलमेर की आबादी सिर्फ 7 लाख है और जानवरों की संख्या 34 लाख के आसपास है जो है। तो जो है जानवर जो होता है, एक जानवर, बड़ा जानवर जो होगा उसको 40 लीटर पानी रोज चाहिए जो है। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ, और खेतीबाड़ी पूरी तरह से चौपट है। अगर एक के बाद एक अकाल पड़ता है तो किसानों की पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाती। तो और जैसलमेर जिला अकेले जो है केरल के बराबर है, आप आश्चर्य करेंगे जो है जी, करीब करीब केरल के बराबर, और उसकी 470 किलोमीटर जो है सीखा सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान से लगी है। बाड़मेर के साथ भी हालत, बीकानेर का कुछ हिस्सा है, जोधपुर है। तो ये जो इलाके हैं प्रीति, यहाँ जो एक अलग हालात है, और उसमें जो सरकार की ओर से जो सहायता पैटर्न आता है वो बिल्कुल अलग है। उसमें जानवर कहीं शामिल होते नहीं है। तो अभी जैसे मराठवाड़ा या और बाकी इलाकों की तुलना में यहाँ जो है बहुत कम संख्या ऐसी है जिसमें इन्होंने जो है जो पशुओं के चारा डिपो या उनके लिए पशुओं के लिए चारागाह जो है, इस पर चारा कैंप जो है, वही समझना चाह रही थी अरविंद जी मैं, क्या ये अस्थायी तरह के उपाय ही आपको जमीन पर नजर आए कि इस साल हम ये सहायता देते हैं, या फिर जो स्थायी उपाय होने थे वो भी कुछ नजर आए? हम जानते हैं कि देश का 1% पानी ही राजस्थान में है, जबकि जनसंख्या 5%। कोई स्थायी उपाय नजर आ रहे हैं? नहीं, आपने ठीक कहा प्रीति। एक चीज जरूर है कि जो परंपरागत रूप से जो इन इलाकों में जो जलाशय वगैरह बने हुए हैं वो जो है वो कुल मिला करके जो है उनकी एक अलग स्थिति है, उनको लोगों ने सहेज के रखा है। और पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, इनमें लोग परंपरागत रूप से जो है ये जानते हैं पानी की कीमत, और इसीलिए यहाँ एक कहावत है जो है कि जो है घी ढुल जाए पानी न ढुले, यानी घी गिर जाए तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, पानी नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल। तो ये इस तरह से जो यहाँ लोगों ने संरक्षित करके रखा, और मुख्यमंत्री की एक योजना आई है एक नई, इसमें मुख्यमंत्री वो उसमें गाँव को आत्मनिर्भर पानी के लिहाज से बनाने की, उसमें काफी बड़ी संख्या में तालाब खोदे जा रहे हैं, लेकिन ये तो टेम्परेरी इलाज है अभी। ये स्थायी तब होगा जबकि बारिश हो जाए और इसके बाद तालाब लबालब भर जाए, तो शायद जानवरों वगैरह को, क्योंकि यहाँ जो है प्रीति सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानवर हैं वो अकाल की ढाल बनते हैं। अगर जब बिल्कुल खाने कभी ना रहे तो जानवर जो है कुछ न कुछ देते हैं, पैदावार जो है, दूध है, दूध उत्पाद है जो है, उससे लोग जो है सरवाइव कर जाते रहे हैं। और इसीलिए जो है आप देखिए जैसलमेर में जैसे मैंने बताया आपको कि 34 लाख के आसपास जानवर हैं जी, और उनमें से काफी बड़ी संख्या है जो दुधारू जानवरों की जो है, जिसमें 4.5 लाख गायें हैं। हाँ। तो ये जो है अकाल की ढाल बनती है जो है। बिल्कुल। और वो उसके हिसाब से जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं रही है पहले। जैसे आपने बताया भी कि खेती, पशुपालन, बागवानी, तमाम योजनाएं तो हैं, कई ऐसी खोजें भी हुई हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं दिख रही। और अगर ये जमीन पर उस तरह के एफर्ट्स दिखने लग जाए तो शायद हालात कुछ बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अब खबर उत्तराखंड से है, जहां के उत्तरकाशी और टिहरी में आज 3 जगह बादल फटे। इसके बाद हुए भूस्खलन से दोनों जिलों में कई रास्ते जाम हो गए। केदारनाथ जाने वाली सड़क प्रशासन ने बंद कर दी है। इसका कुछ हिस्सा पानी में बहने की खबर है। इससे कई श्रद्धालु रास्ते में फंस गए हैं। इसमें कुछ मकान और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। किसी के मारे जाने या घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां 40 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया। हथियार डालने वालों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं।
समर्पण करने वालों में कई इनामी नक्सली भी हैं। पुलिस को इन लोगों की लंबे समय से तलाश थी। इससे पहले भी इस इलाके में बड़ी तादाद में नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हथियार डालने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और दूसरी सरकारी योजनाओं का अब लाभ मिल सकेगा। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को सदस्यता मिलने से हथियारों की होड़ शुरू नहीं होगी। इससे परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ेगा। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को इन दोनों बातों को समझना होगा। अमेरिका कहता रहा है कि भारत मिसाइल तकनीक नियंत्रण की सभी जरूरतों को पूरा करता है। इस साल ओलंपिक खेल ब्राजील के रियो शहर में ही होंगे। जीका के खतरे के बाद खेल रद्द करने या इन्हें दूसरी जगह कराने की मांग विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नहीं मानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रियो ओलंपिक दूसरी जगह कराने या इसे रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। संगठन का कहना है कि इससे जीका का प्रसार रोकने में मदद नहीं मिलेगी। 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने ये मांग रखी थी। इनकी दलील थी कि जीका के बारे में नई जानकारियों के बाद रियो में ओलंपिक कराना सही नहीं होगा। अमेरिका ने भी कहा है कि जीका का खतरा इतना बड़ा नहीं है कि रियो ओलंपिक रद्द किया जाए। I think there is the risk to delegations going and athletes is not zero, but the risk of any travel isn't zero. But the risk is not particularly high other than for pregnant women. जीका बीमारी 1 साल पहले ब्राजील से शुरू हुई थी। अब ये 60 देशों में फैल चुकी है। इससे नवजात बच्चे छोटे सिर के साथ पैदा होते हैं। वहीं वयस्कों में इससे न्यूरोलॉजिकल बीमारी का खतरा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब देश और दुनिया की तमाम और बड़ी खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए अरविंद केजरीवाल के आपत्तिजनक बयान के मामले पर अदालत 31 मई को फैसला सुनाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी के बाद प्रधानमंत्री को कायर कहा था। ममता बनर्जी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान के दौरान फोन पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये कॉल विदेश से मेरे रिश्तेदार ने की थी, जिसे उठाना जरूरी था। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी तारिक पंडित ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है। तारिक हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का नजदीकी सहयोगी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में दूषित पानी पीने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। शहर के अस्तुपुरा इलाके में शनिवार सुबह 29 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़कर 100 हो गई। 39 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार शाम 6 दिन के जापान दौरे के लिए रवाना होंगे। वहां पहुंचकर वित्त मंत्री का प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। 22वें फ्यूचर ऑफ एशिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने का भी उनका कार्यक्रम है। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को 132वीं जयंती पर संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इराक के फलूजा शहर में इस्लामिक स्टेट के सरगना मेहर अल बिलावी सहित 70 आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी सेना के कर्नल स्टीव वॉरेन ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों में आईएस के ठिकानों पर 20 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच F-16 लड़ाकू विमान सौदे को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पैसों के लेन देन की वजह से यह सौदा नहीं हो पाया है। पाकिस्तान सरकार को 24 मई तक खरीद पर सहमति के लिए अमेरिका को चिट्ठी भेजनी थी, जो नहीं पहुंची है। अमेरिका के सैन डिएगो में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने करीब 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पेन के स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। नडाल कलाई में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर पहले ही पीठ में तकलीफ की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।